नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी एनएचएम सीएचओ का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी शिफ्ट के आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी यूपी एनएचएम सीएचओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज की पूरी सीरीज अपने चैनल पर डाल दी है। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा है तो एग्जाम देने से पहले एक बार जाकर पूरे हमारे चैनल को चेकआउट करके वहाँ से जो वीडियोज हैं उनको पूरा प्रॉपर देख लीजिए, जिससे दोस्तों आपको 100% फायदा होगा और आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन फंसने वाला है। इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो डाल दी है, वहां पर जाकर देख लीजिए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी लोगों को करवा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को जो पहला क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा होगा, आप सभी लोगों को यहाँ से दिखा देना चाहते हैं कि स्तन हड्डी हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग का जो ब्रेस्ट बोन है उसके लिए जो आपका यहाँ से एनाटॉमिकल जो आपका टर्म होता है वह आपके लिए पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो आपका एस्टरनम एकदम राइट आंसर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है और आपके भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से एक बार देख कर जाना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में है दोस्तों, जो कि पूछा गया है, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का उद्देश्य क्षय रोग को खाली स्थान तक खत्म करना है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके जो आपका एसटीएस का एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसमें आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। तो दोस्तों, आपका ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ से आप सभी लोगों का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह टीबी को हराने का जो लक्ष्य भारत ने रखा है वो 2025 रखा है। इसलिए दोस्तों, यहाँ से जो राइट आंसर है आपका 2025 हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप योजनाएं जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित है उसको एक बार जरूर अपने एग्जाम देने से पहले देख कर जाएं, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उससे आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ से आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को पता होगा जो आपकी सबसे निचली परत होती है दोस्तों, उसको यहाँ से ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 में ट्रोपोस्फेयर दिख रहा होगा, इसलिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आप सभी लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वायुमंडल से रिलेटेड है और एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ आपका पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों साइट्रिका, जो आपकी यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा दोस्तों, ये भी एकदम राइट आंसर आपका एकदम ऑप्शन नंबर एकदम दिख रहा है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को देख कर जाना है। उसके बाद दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, जो आपका मस्तिष्क का वह भाग होता है वह आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, जो कि आपका हाइपोथैलेमस, जिसे आप यहाँ से सक्रिय ग्रंथि कहते हैं। यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का हाइपोथैलेमस एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ से हार्मोन्स को नियंत्रित करने का प्रणाली होता है या इसी के जिम में होता है। इसलिए दोस्तों, ये आपका एक मेन हार्मोन्स के रूप में यहाँ से कार्य करता है, जो कि मेन ग्रंथि आपके दिमाग की हो जाती है। इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपके मस्तिष्क से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है वो आपको एग्जाम में ऐसे ही भी क्वेश्चन दे सकता है कि क्वेश्चन तो सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों आपको लास्ट में नहीं का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों जो आप राइट आंसर थे उसको रॉन्ग करके आ जाएंगे। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है वहां पर। उसके बाद दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लूकोकार्टिकोटस और मिनरलोपोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो दोस्तों, यह आपके जो आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह आपका अधिवृक्क ग्रंथियां जो दोस्तों आपके यहाँ शरीर में पाई जाते हैं उसके द्वारा इसका श्रावण होता है। इसलिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को आप सभी लोगों को दिखा दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जो अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है,
सबस्टाइटिक निग्रा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा, जो कि आपका डोपामाइन के द्वारा इसका जो श्रावण होता है। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि डोपामाइन यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर भी यही आपका हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी बार बार एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाओं जो एक जटिल प्रक्रिया में केस्टिन का उत्पादन करती है वह क्या है? तो दोस्तों वह आपका यहाँ से कैरेटोनाइट्स जिसे कहा जाता है, कैरेटोसाइट्स, इस यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। जो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा गया है उसको मैं आपको यहाँ से दिखा देने वाला हूँ कि दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ से ये पता था कि आपके मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, जो कि 206 होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वह जो आपकी संख्या होती है वह आपकी 30 होती है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ पर बनता है कि जो आपकी शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह कौन सी होती है? तो दोस्तों जो आपकी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है वह आपके शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। और जो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो आपकी कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपीच कहा जाता है दोस्तों, उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार परेशान करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से करवा दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है वह आपका निम्नलिखित में से किस में अंतरस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों होती हैं? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों से पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आपका अंतरस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका अग्नाशय ग्रंथि होती है इसके द्वारा इस दोनों प्रक्रियाओं को किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ से अग्नाशय एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको चित्र के माध्यम से भी कुछ क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ से पता होगा कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारा लीवर होता है और यहाँ पर दोस्तों जो आपका होता है कुछ इस पत्ती के आकार का जो होता है यह आपका अग्नाशय होता है। इसलिए यहाँ से इसी के द्वारा इसका श्रावण होता है। तो दोस्तों जो आपका अग्नाशय हो जाएगा यहाँ से एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोगों को दिखा देते हैं, जो कि यहाँ से है, फेफड़े में गैस को विनिमय इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका फेफड़ा होता है उसमें आपका जो गैसों का विनिमय है वह आपका कृपिका, जिसे दोस्तों आप यहाँ से एलोवोली कहा जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जल्दबाजी में आपका जो इंग्लिश वाले शब्द हैं वह मिस्टेक हो सकता है बोलने में, इसलिए दोस्तों माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए जो मेरी आवाज़ है वह बराबर निकल नहीं रही है। इसलिए दोस्तों थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से, सेरुमेन मोम का कार्य क्या है? तो दोस्तों जो इसका कार्य होता है दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि यह कान की रक्षा करता है, एकदम सही है। विदेशी पदार्थ को कान के कैनाल के साफ करने में मदद करता है, ये भी सही है। कान के कैनाल को पानी की छत से बचाना, ये भी। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका ऑल ऑफ दिस ये सभी यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च जन्म दर के कारण निम्नलिखित में से सभी हैं, किसके सिवाय ये सभी जो आपके उच्च जन्म दर के हैं? तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन गया है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका यहाँ से ऑप्शन दिख रहा होगा, संरक्षता का उच्च स्तर, यहाँ से एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको छोड़कर सारे जो कारण आपके हैं वह उससे संबंधित है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने दोस्तों यहाँ पर है कि आवृत्ति विवरण का सचित्र आरेख जिसमें ब्लॉकों की श्रृंखला होती है उसे निम्न कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका तो दोस्तों इसे आपका जो हिस्टोग्राम कहा जाता है। इसलिए जो आपका हिस्टोग्राम एकदम राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का यहाँ से एग्जाम में जो पूछा गया है आप सभी लोग यहाँ से देख लीजिए, शहरी जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित सभी कारणों के कारण होती है सिवाय किसके कारण? जो आपकी यहाँ से अन्य 3 ऑप्शन यहाँ से सही है, आपको जो एक ऑप्शन है वह गलत वही बताना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको राइट आंसर आप सभी लोगों को यहाँ से ऑप्शन में दिख रहा होगा कि यहाँ से उच्च
मृत्यु दर और जो आपकी रुग्णता होती है, यहाँ से आप सभी लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ से 4 नंबर पर आपको दिख रही है। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके सही है, और यहाँ से जो आपका गलत पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ से 4 हो जाएगा। हर में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका साक्षरता दर होता है वह दोस्तों आपका यहाँ से प्राकृतिक साक्षरता दर कहा जाता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों एक क्वेश्चन आपने किया है तो 100% आपका यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक निम्नलिखित समय अवधि में परिभाषित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या को निम्न में से कब कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपकी घटना होती है उसको यहाँ पर घटना, जिसे इंसिडेंस आप कहते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका इंसिडेंस घटना एकदम करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों के सामने है, यहाँ से एक महामारी जो आमतौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे महाद्वीप या दुनिया में होती है, उसे कहा जाता है। तो दोस्तों यह CHO आप सभी लोगों को पता होगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है, इसलिए यहाँ से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि दोस्तों आप यदि पढ़े नहीं रहेंगे तो 100% यहाँ से एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेंडेमिक इसे कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका पेंडेमिक एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, संपर्क के बीच बीमारी की घटनाओं और गैर संपर्क के बीच बीमारी की घटना के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसका अनुपात है वह आप सभी लोगों का यहाँ से ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि यहाँ से सापेक्षिक जोखिम, जिसे रिलेटिव रिस्क भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ से 3-2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वह आपके सुरक्षित करें कि गर्मी में क्षतिग्रस्त टीके को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि कोविड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह आपका जो उष्मीय अवधि कहलाता है, इसलिए यहाँ से जो आपका उष्मायन अवधि एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, यदि आप अच्छे से तरीके से पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों पहले भी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बना कर डाल दिया है, यदि आप सभी लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों देख लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को एग्जाम से पहले अच्छा खासा वहाँ से लाभ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है, भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। तो दोस्तों फिर एक आपसे क्वेश्चन वही टाइप का पूछा गया है कि 3 क्वेश्चन सही है और लास्ट वाला गलत है, तो यहाँ से जो आपका गलत वाला ऑप्शन है वही आपको यहाँ से आंसर के रूप में देना है। तो इसलिए जो आपका गलत है, यह दोस्तों आपका जो लाइटनिंग होती है यह क्रिया आपके उसमें नहीं होती, इसलिए दोस्तों यह आपका गलत है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार यह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से जो कि पूछा गया है उसको आप सभी लोगों को करवा देते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक महिला का सीरम और मृत्यु निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए संक्रात्मक परीक्षण करेगा सिवाय। तो किसके सिवाय, फिर सिवाय मतलब दोस्तों वही नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को 4 में दिख रहा होगा, जो कि आपका हिस्टोग्रामी के पश्चात यह क्रिया नहीं होती, इसलिए दोस्तों ये तीनों क्रियाएं इसके अतिरिक्त होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मात्र एंटीबॉडी का संक्रमण संरक्षण नियमित उदाहरण है। तो दोस्तों जो आपका यह उदाहरण होता है दोस्तों यह आपका पैसिव इम्यूनिटी के कारण होता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अंतरण की विफलता कहलाती है। तो दोस्तों जो इसकी आपकी विफलता कहलाती है वह दोस्तों आपका यहाँ से क्रिप्टोस्किडिज्म कहलाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा आप इसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो आपके जन्म के पश्चात
कुशल देखभाल करके भी रोक सकते हैं। जोखिम का शीघ्र पता लगाने से भी इसको रोका जा सकता है और प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन करने पर भी इसको रोका जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएंगे, जो कि सारे क्वेश्चन यहाँ से सही है। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो पूर्व प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन में ही दिख जाएगा, जो कि यहाँ से आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो सारे ही ऑप्शन हैं आपके एकदम सही है, इसलिए दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से चाइल्ड नर्सिंग से रिलेटेड यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन यदि आपको करना है ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी मैं आपको जल्द से जल्द कराऊं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिंक में एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि और आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मैं रात भर मेहनत करके आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आपको दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।